मेरी उम्र 22 साल है क्योंकि एक जोश ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। हमारा पूरा साथ है किसानां ਲਈ क्योंकि ਅਸੀਂ पूरा साथ ਬਹੁਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾ ਹੈ फिर मर्दा नु पड़ता है क्योंकि सारा कष्ट साढ़े ऊपर ही आता है। घरों में औरतों की जरूरत होती है, नरमा इकट्ठा करने में उनकी ज़्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए महिलाओं की थोड़ी गिनती कम आई है। लेकिन अब जैसे आ रहे हैं थोड़ा उनके अंदर डर भी था, अब आ रही हैं औरतें, बहुत सी बाद में आ रही है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आंदोलन करने वाले किसान कंफ्यूज हैं, कम्युनिकेशन गैप हो गया है। ऐसा कहने वाले आपको यह नहीं बताते कि यह कानून आया कैसे, कम्युनिकेशन गैप हुआ कैसे। अगर वो बताएंगे तो उन्हें यह भी लिखना होगा कि इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर है। भारत जैसे मुल्क के स्तर पर व्यापक बदलाव करने वाले इन 3 कानूनों की भनक किसी को नहीं थी। किसान संगठनों तक को पता नहीं था और ना ही उनसे कोई बातचीत हुई थी। अब ये ना कहें कि सरकार कितने संगठन से बात करती। जिस तरह से सरकार ने 1 दिसंबर को 32 से अधिक किसान संगठनों को बुलावा भेजा था और बातचीत की थी, उसी तरह से वो 5 जून के अध्यादेश के पहले कर सकती थी। आप खुद सोचिए, अप्रैल मई के महीने में तालाबंदी है, जून से तालाबंदी खुलनी शुरू हुई है, मगर तब भी बहुत सी सख्तियां हैं। इस बीच अध्यादेश के सहारे पिछले दरवाजे से यह कानून लाया जाता है। इसलिए अगर किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप है तो उसका कारण सरकार खुद है। और अब जब किसान बार बार कह रहे हैं कि वे कानून के सारे मसौदे पढ़कर आए हैं, 1 दिसंबर की बैठक के बाद सरकार ने किसानों से कहा है कि वे मुद्दे की पहचान करें और जानकारी साझा करें जिस पर 3 दिसंबर को बात होगी। अगर यह काम कानून बनाने से पहले हुआ होता तो इसकी नौबत नहीं आती। 5 जून को अध्यादेश आया और 17 सितंबर को लोकसभा में विधेयक पास हो गया। करीब 3.5 महीने में सरकार ने किसानों से बात नहीं की। सरकार अपनी प्रेस रिलीज में 3 दौर की बातचीत गिना रही है। ये तीनों दौर की बातचीत कानून बन जाने के बाद की है, जबकि किसानों का प्रदर्शन जून और जुलाई से ही होने लगा था। आज किसानों ने बैठक की और कहा कि कानून को लेकर हर तरह की आपत्तियां लिखकर सरकार को बता दी गई हैं। तो सरकार को जब अक्टूबर में ही ये आपत्तियां दे दी गई हैं तो अब दोबारा देने की जरूरत नहीं है। सरकार की मर्जी सुनने का इंतजार करेंगे। आज की मीटिंग में चर्चा यही था, जो कल मीटिंग है हमारी सरकार के साथ, उन्होंने बोला था कि कुछ आप क्लॉज लिख कर दीजिए, तो उसके बारे में चर्चा करनी थी कि अकेला जितने आर्टिकल हैं, हर आर्टिकल के ऊपर वो अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे तो उस पर बहस होगी, तो उसका जवाब हमको लिख कर देना। ये तो तय हो गया कि हम हर आर्टिकल पर उनको जवाब देंगे, लेकिन ये बात हमने उनको बोला है कि हमसे जवाब बेशक ले लीजिए, लेकिन ये कानून बिल्कुल आपको रद्द करने पड़ेंगे। तो आपको हमने जो लिख कर दिया हुआ, पहले हमको आप जवाब दीजिए उस पर। तो आपने जो चार्टर दिया हुआ है, हमने जो चार्टर दिया हुआ है उस पर हमको जवाब दीजिए, आप क्या देना चाहते हैं, क्योंकि इतने रोज से अब तक 3 मीटिंगें हो चुकी हैं और तीनों ही मीटिंगों में वो हमसे मांगे जा रहे हैं। हमारा जो चार्टर दिया उस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो अब पहले 3 तारीख में कल उनसे हम जवाब मांगेंगे। हमारी तरफ से फिर कोई बात नहीं निकल कर आएगी। अच्छा, और क्या बैठक में हुआ, आपकी बातचीत हुआ? और बातचीत ये हुई क्योंकि पूरे भारत के संगठन आज यहाँ पर उनके नेतागण आ रहे हैं। कल को जो हमारी मीटिंग होगी उसमें भारत के काफ़ी संगठनों के जो नेतागण हैं वो हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि जो भारत सरकार है वो ये कहना चाहती है कि ये जो लड़ाई है केवल पंजाब वाले लड़ रहे हैं, पंजाब वालों को ऑब्जेक्शन है, बाकी किसी स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमने उनको ये साबित करना है कि पूरे भारत का किसान इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है, पूरे भारत का किसान इस आंदोलन में हमारे साथ है, पूरे भारत का किसान एमएसपी मांग रहा है, पूरे भारत का किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट मांग रहा है। तो क्या आज दूसरे किसान संगठनों को मीटिंग के साथ वापस मीटिंग करेंगे? वो लोग भी आ रहे हैं वापस? हाँ, सब किसान संगठन आएंगे, अभी उनके साथ मीटिंग होगी। तो कल सरकार ने कितने लोगों को बुलाया है? कल अभी देखिए, अभी लेटर कोई नहीं आई है। कल उनको तो ये है कि जो 35 कल गए थे शायद 35 ही आएंगे, लेकिन वो तो हम उनको बोलेंगे ना कि हम 35 नहीं। जैसे उन्होंने कल 32 के लिए लिस्ट भेजी थी तो हमने उनको मना कर दिया, हम 32 नहीं आएंगे, हम 35 आएंगे, क्योंकि जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के 7 मेंबर हैं उनमें से 3 मेंबर भी आएंगे। तो फिर सरकार ने मान लिया कि वो तीनों भी आए आपके, फिर दोबारा लेटर निकाली उन्होंने। तो अभी जो हमारा फैसला होगा शाम को, उसके हिसाब से हम यहाँ से नेतागण चुन लेंगे, हमारी एक टीम बना लेंगे कि ये 32 पंजाब वाले और अदर स्टेट के
कितने नेतागण जाएंगे वो सारी लिस्ट बना के हम भेज देंगे, उसके हिसाब से फिर लेटर बनेगी। तो जब सुबह आएगी लेटर तो पता चलेगा। जब किसान संगठनों ने अक्टूबर में ही अपनी आपत्तियां लिखकर दे दी थी तो फिर से मांगने का क्या मतलब है? ऐसे में आप 3 दिसंबर की बैठक से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? किसानों को तो नहीं है। सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम रखेंगे, हम उसको हटा नहीं रहे हैं, फिर क्यों आप लोग? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो भरोसे वाली तो बात ही नहीं। एक्ट बन गया तो वो तो है रहेगा ही नहीं। ओपन मंडी कर दिया इसने, तो 2 मंडी बना दिया तो किसान तो मरेगा, ये कोई बात नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, खट्टर साहब के अंदर ये तो दिमाग ही नहीं है। 50,000 किसानों के ऊपर केस कर दिए है, तो वो किसान कहाँ से हैं जो हरियाणा के अंदर केस हो गया? हरियाणा के किसानों पर एक तरफ तो 50,000 FIR दर्ज कर दी गई हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि वो हरियाणा का किसान कहीं आ ही नहीं रहा। लाखों की संख्या में हरियाणा का कोने कोने से किसान डबावाड़ी हो, चाहे पलवल हो, चाहे पंचकूला हो, चाहे वो जींद का अंतिम छोर का क्षेत्र हो टोहाना नरवाना से, वो दिल्ली में पहुंच चुका है किसान। हम दिल्ली की जनता से पहले तो माफ़ी मांगते हैं, हमारी वजह से उनको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। और दूसरा उनका धन्यवाद करते हैं दिल्ली की जनता ने, हरियाणा की जनता ने पूरे अपने घर के दरवाजे खोल दिए, हमको बाथरूम प्रोवाइड करा दिए, हमको सब्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, चप्पलें प्रोवाइड करा रहे हैं, कंबल प्रोवाइड करा रहे हैं, पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं हमको। मैं समझना पहली बार इतना बड़ा एजिटेशन हो रहा है जो मैं समझना 100 साल में कहीं नहीं हुआ हो। इस बीच किसानों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के फोगाट खाप ने ऐलान किया है कि वे भी किसानों के समर्थन में टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। सुखबीर ढांडा ने किसानों का समर्थन कर दिया है। सुखबीर की भैंस 34 लीटर दूध देती थी और 51 लाख में बिकी थी। इस तरह से सुखबीर ने इस मामले में पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सुखबीर ढांडा जी, आप लाखों रुपए की भैंस बेच रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि किसान के पास महंगी गाड़ियां कहां से आ गई और महंगे मोबाइल कहां से आ गए? बात कहना चाहूंगा जी, चाहे किसान के पास महंगे फोन हैं, महंगी गाड़ियां हैं, वो ये कहते हैं कि भाई उसके पास इतने लाख की गाड़ी है, इतने लाख, हमारे पास लाखों की 51 लाख की भैंस या करोड़ों के झोटे भी हैं। वो हमने हमारी मेहनत से बनाए हैं, ना कि किसी पे छीना है। वो हमारी मेहनत जीतती है। किसान दिन रात पशु पे मेहनत करता है, खेती बाड़ी पे मेहनत करता है, वो हमने किसी से लिया नहीं है, वो हमारी मेहनत है। और वो अगला का लेने वाले का शौक है, और गाड़ी लेना भी हमारा शौक है, हम हमारी मेहनत से लेते हैं, किसी के उस पे नहीं लेते जी। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपके पास जो गाड़ियां हैं, जो मोबाइल, महंगे फोन है, वो अपनी मेहनत से आपने मेहनत से ली है जी। लोग तो कह रहे फंडिंग हो रही है बाहर। अरे कहाँ से फंडिंग हो रही है भाई? जमींदार के कहाँ फंडिंग होती है? हम तो हमारी मेहनत से जीतते हैं, जो भी करते हैं दिन रात मेहनत करते हैं भाई, दिन रात मेहनत करते हैं। रात को पानी लगाने जाओ, उनकी क्या पता भाई रात ने सांप भी खा लिया कर है। 26 नवंबर को किसानों को दिल्ली आना था, 2 दिसंबर हो गया, दिल्ली नहीं आ सके। सरकार ने किसानों को दिल्ली आखिर आने ही नहीं दिया। इस बीच ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रम और कम्युनिकेशन गैप का शिकार होते जा रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वाभिमानी शेतकारी संगठना के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने भी समर्थन कर दिया है। महाराष्ट्र की कामगार संगठना संयुक्त कृति समिति 3 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र में किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी, मोर्चा निकालेगी। किसानों का समर्थन करने और श्रम विरोधी 4 कानूनों का विरोध करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 8 तारीख तक किसानों की मांगें पूरी न होने पर पूरे देश में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इस बीच भ्रम और कम्युनिकेशन गैप की थ्योरी फैलाने में अर्थशास्त्री भी कूद गए हैं। वे अपनी थ्योरी में यह नहीं बताते कि इतना बड़ा कानून चुपचाप अध्यादेश के जरिए क्यों लाया गया, तालाबंदी के दौरान क्यों लाया गया, लेकिन यह लिखना नहीं भूलते कि यह आंदोलन कुछ नहीं बल्कि कम्युनिकेशन गैप के कारण भटके हुए किसानों का है। ऐसे लोगों की अंग्रेजी काफी अच्छी होती है। आप इंटरनेट सर्च करें, एक दर्शक ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसानों से पहले और भी कई लोग हैं जो सरकार के हिसाब से भ्रम का शिकार हो चुके थे। 1 रैंक 1 पेंशन के समय प्रधानमंत्री का यह बयान कह रहे हैं कि कुछ लोग सैनिक बलों को गुमराह कर रहे हैं, यानी किसान से पहले सैनिकों को भी गुमराह किया जा चुका है। यह बयान नोटबंदी के समय का है जिसमें पीएम कह रहे हैं कि नोटबंदी के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
इस बयान में पीएम कह रहे हैं कि देश को तोड़ने के लिए दलितों को गुमराह किया जा रहा है। अब नागरिकता संशोधन कानून के समय प्रधानमंत्री ने 2 बयान दिए। एक बयान में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस कानून के बारे में युवाओं को भरमाया जा रहा है, दूसरे बयान में कह रहे हैं कि मुसलमानों को भरमाया जा रहा है। अब एक और बयान में जीएसटी के बारे में कह रहे हैं कि विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है। तो सेना, दलित, युवा, व्यापारी, मुसलमान और लोग, इन सबको भरमाने की कोशिश हो चुकी है। किसान बचे थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भरमा दिया गया है। पिछले 4 साल से हर साल भरमाने वाला एक बयान तो आ ही जाता है। अब यह सवाल किससे पूछा जाए कि सब अगर इस बिल को लेकर भ्रम के शिकार हो रहे हैं तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ को भी भ्रम हो गया? सरकार कम से कम आरएसएस की इस शाखा का तो भ्रम दूर कर सकती थी। भारतीय किसान संघ के नेता मोहिनी मिश्रा भी कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून में गारंटी करनी चाहिए, जो किसान आंदोलन की मुख्य मांग भी है। हिमांशु शेखर ने मोहिनी मिश्रा से बात की है। उन्होंने तो यह भी कहा कि मंडी में या मंडी से बाहर कहीं भी अनाज बिके, एमएसपी से नीचे ना बिके। मुश्किल कहां पर है? आपको लगता है कि एक मांग जो किसानों की तरफ से ये हुई है कि एमएसपी जो सरकार तय करती है वो कीमत किसान को मिले, इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए। आप समर्थन करते हैं इसका? नहीं, मुश्किलें तो मंडी के अंदर ही है, उसको सुधार करना पड़ेगा। आज भी देश में किसी भी मंडी में एमएसपी नहीं मिलता है और उसके साथ भी किसान के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाया जाता है। करीब 15 से 20% तक किसान का नुकसान उसमें होता है। इसलिए हम चाहते हैं अगर सरकार इस कानून में डाल सकता है तो डाले, नहीं तो एक अलग कानून लाए, क्योंकि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो। इसके लिए कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि मंडी के अंदर का मामला राज्य सरकार का है और मंडी के बाहर का मामला केंद्र सरकार का है। इसलिए दोनों ऑन बोर्ड मिलकर उसको तय करें, जीएसटी जैसा एक कानून बनाए कि मंडी के अंदर मंडी के बाहर एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो। इसलिए किसान आंदोलन के कुछ तर्कों से असहमति हो सकती है, ठीक वैसे जैसे कानून के कुछ प्रावधानों से किसानों को हो सकती है, लेकिन आंदोलन को भ्रम का शिकार कहकर खारिज करना ठीक नहीं लगता। ऐसा कैसे है कि सिर्फ किसान ही भ्रम में हैं और सरकार भ्रम में नहीं है? अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ सवालों पर। नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधानों को लेकर भी किसान संतुष्ट नहीं है। किसान के अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के प्रोफेसर सुखपाल सिंह को भी इस कानून के कुछ प्रावधानों से समस्या है। इंडियन एक्सप्रेस में अपने लेख में प्रोफेसर सुखपाल कहते हैं कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इतिहास रहा उसके हिसाब से देखें तो छोटे और सीमांत किसान हमेशा इससे दूर रहते हैं। कई कारण हैं। एक तो जो करारनामा बनता है वो कंपनी या प्रायोजक के पक्ष में होता है। कई बार पैसे समय पर नहीं दिए जाते हैं किसानों को, और कई बार गुणवत्ता के तरह तरह के पैमाने बनाकर खरीद से इनकार कर दिया जाता है। विवाद होने पर उनके निपटाने की जो व्यवस्था बनी है वो बहुत कारगर नहीं है भारत में। कानून यह भी कहता है कि करार करने वाला प्रायोजक एमएसपी के अलावा एक प्रीमियम या बोनस भी किसान को देगा जो एपीएमसी या ई ट्रेडिंग के दाम से जुड़ा होगा। यह प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ जाता है। 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट में एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी दिया गया था। उसमें एपीएमसी ही विवाद का निपटारा करती थी। 2003 के नियम से किसानों को मालूम भी था कि एपीएमसी से कैसे डील करना है। तो इस लेख को पढ़ने के बाद सुशील महापात्रा ने प्रोफेसर सुखपाल सिंह से 2 सवाल पूछे। पहला कि एसडीएम और कलेक्टर की जो व्यवस्था बनाई गई है विवादों के निपटारे में, क्या वो कारगर है? इसके पहले जो सिस्टम था क्या उसमें न्याय मिल रहा था? और दूसरा, क्या वे कुछ उदाहरणों के साथ बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लेकर किसानों के अनुभव क्या रहे हैं? पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एपीएमसी एक्ट के अंडर थी, जब इसकी प्रोविजन स्टेट लेवल पे, उसमें इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिर्फ एपीएमसी के अंडर ही था, जो लोकल कमेटी है मंडी की, जिसमें किसान की पहचान थी। किसान जाता था माल बेचने वहां पे, तो वहां जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, ट्रेडर या कमीशन एजेंट, उनके द्वारा जो बैंक गारंटी वगैरह दिया जाता है, उसकी वजह से किसान को एक जो काउंटर पार्टी रिस्क की कवरेज भी मिलती थी। लेकिन अब जब इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ले गए एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, उसमें उसका कोई काउंटर पार्टी रिस्क कवरेज नहीं रहेगा, क्योंकि नोबडी इज रजिस्टर्ड देयर
एज ए बायर। तो इसलिए दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर द फार्मर कंपेयर टू द अर्लियर सिचुएशन। कंट्रैक्ट फार्मिंग का ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कंट्रैक्ट फार्मिंग की प्रोविजन अगर किसान को मिलती है अल्टरनेटिव चैनल के तौर पे तो किसान को फायदा हो सकता है। लेकिन जो हमारा इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है, गिवन दैट वी हैव लॉट ऑफ स्मॉल होल्डर्स, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने अभी तक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को टच नहीं किया है। जहां जहां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है आप देख लीजिए, वहां सिर्फ बड़े और मध्यम दर्जे के किसान इसमें शामिल हैं, तो छोटा किसान बिल्कुल छूट जा रहा है इसमें। लेकिन हो रहा है पूरा छोटे किसान के नाम पे। दूसरा इसमें जो है, जिस तरह की प्रैक्टिस ग्राउंड पे होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लिखे जाते हैं, हालांकि पहले भी 2003 से लेकर जब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीगल हुई है, एपीएमसी एक्ट के तहत प्रोविजन था कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे वो सबमिट किए जाएंगे मंडी बोर्ड या कमेटी को, मार्केट कमेटी को, एपीएमसी को, और उनके अप्रूवल के बाद उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं अभी भी जिसमें बिल्कुल वन साइडेड स्टोरी है कि पूरा उसमें ऐसी टर्म्स लिखी रहती हैं जिसमें कंपनी के सारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन फार्मर इंटरेस्ट को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। एक तरफे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लिखित में, और जो उसकी प्रैक्टिस में आप जाओ उसमें और प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो फाइन एस्पेक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, जैसे कि डिलीवरी टाइम हो, डिलीवरी क्या प्लेस हो, या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो, उसमें काफी लास्ट मिनट पे मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि किसान उतना समझता नहीं है। किसान के पास तो आपको हैरानी होगी जानकर कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की कॉपी तक नहीं होती है। हमने काफी फील्ड वर्क किया, उसमें देखा किसान कहता हाँ आए थे साइन करवा के ले गए, तो कॉपी तक नहीं रखता किसान। तो किसान को भी थोड़ा समझ नहीं है इस चीज की, जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो एक बिजनेस रिलेशनशिप में वो बंध रहा है, उसको भी पूरा अपना पेपर वर्क रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब खरीदने की आती है उसमें कई बार प्राइस का भी मैनिपुलेशन होता है, क्वालिटी का तो होता ही है, पेमेंट की डिले होती है, डिलीवरी की डिले होती है, जिससे किसान का नुकसान होता है। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट देश में प्रैक्टिस किए गए हैं कि कंपनी लिखित में कहती है कि अगर आपको इससे ज्यादा प्राइस मिले तो आप बाहर बेच सकते हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी इस देश में हुए हैं प्रैक्टिस में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिसमें आप खरीदने को भी तैयार नहीं हो, आप करो साइड सेल कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपका मंतव्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रोड्यूस लेना नहीं, कुछ और था। तो ये जिस तरह की चीजें हुई हैं, और सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें काफी चीजें जो आज के जमाने में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होनी चाहिए तो छूट गई हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन अगर होता है उसके डैमेज कौन देगा? अगर इसकी डिलेड डिलीवरीज होती हैं पेरिशेबल प्रोड्यूस की, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और मैं आपको और गाइडलाइन से एक बात बताऊं जो लिखा गया है इसमें कि भी शेयर क्रॉपर, जो हम जानते हैं कि बटाईदार होता है, जो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पार्टनर नहीं होता। इसमें लिखा गया है कि अगर शेयर क्रॉपर इसमें इन्वॉल्व होता है तो पूरे इनपुट को लेने की और उसका इस्तेमाल करने की जिम्मेवारी शेयर क्रॉपर की होगी। तो ये मैं पहली बार देखा कि शेयर क्रॉपर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रोल दे रखा है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। और बाकी केस में एक चीज और लिखी हुई है जिसका किसानों को काफी डर लग रहा है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी किसान की जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं जमा सकती, ना उसको लीज पे ले सकती है, ना ट्रांसफर कर सकती है, ना मॉर्टगेज कर सकती है, ना सेल कर सकती है। लेकिन जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चैप्टर पे आते हैं वहां लिखा हुआ है कि अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि किसी को कुछ पेनल्टी लगी है तो वो पेनल्टी एज लैंड रेवेन्यू के अरियर्स के तौर पे रिकवर की जा सकती है फार्मर से। उससे उनको लगता है कि शायद उनकी जमीन के ऊपर भी, कॉन्ट्रैक्ट वाली जमीन नहीं, दूसरी जमीन जो दूसरी प्रॉपर्टी को भी उसका ऑक्शन वगैरह करके उससे रिकवरी की जा सकती है। और दूसरा, जिस तरह से प्रोडक्शन एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है इस एक्ट में, उससे भी थोड़ा लोगों को शक होता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि किसान को स्पॉन्सर पेमेंट करेगा उसकी सर्विसेज के लिए। हालांकि होना उल्टा चाहिए, क्योंकि जो स्पॉन्सर होता है वो कुछ सर्विसेज देता है, इनपुट देता है, एक्सटेंशन देता है, उसके लिए किसान को उसको पेमेंट करना होता है। तो इस चीज को देख के कई लोगों को लगता है शायद इसमें इनडायरेक्टली लीजिंग को भी अलाउ किया जा रहा है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली कहता है कि लीजिंग इसमें अलाउड नहीं है। तो इसलिए कारपोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। जमीन को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इस कानून में लिखा है कि बकाया कीमत वसूलने के लिए कार्रवाई किसान की जमीन के आधार पर नहीं की जाएगी। यानी जमीन बेचकर आप पैसा नहीं ले सकते। फिर किसानों को क्यों लगता है कि उनकी जमीन चली जाएगी? इस कानून में यह भी लिखा है कि जमीन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती करार करने वाली कंपनी। अगर कोई कंपनी ऐसा करेगी तो उसे वापस मूल स्वरूप में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी और उसी की होगी।
रविश रंजन शुक्ल ने किसान नेताओं से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उनके अनुभवों और आशंकाओं पर बात की। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसकी जो सबसे खतरनाक बात ये है कि उसमें कह दिया है कि जो कंपनी है वो किसान को खाद देगी, बीज देगी और एडवाइस देगी, लेकिन जो फसल की क्वालिटी की जिम्मेवारी वो किसान की होगी। तो पहली बात तो ये कि जो फसल है वो किसी फैक्ट्री में नहीं तैयार होती कि उसका एक साइज होगा, एक क्वालिटी होगी, वो खुले में तैयार होती है। उस पर सोके की आफत भी आ सकती है, ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। तो क्वालिटी की शर्त किसान पर क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि किसान को ज़मीन से धीरे धीरे बाहर करना है। क्वालिटी की शर्त अगर सब कुछ कंपनी दे रही है तो क्वालिटी की शर्त कंपनीपन होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का ही एक हिस्सा है, ये पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। आज अमेरिका में जो कैदी हैं उनसे कम किसान हैं। अगर पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 2019 का रिकॉर्ड है तो 10,96,000 परिवारों के पास लैंड होल्डिंग है और जो प्रिजनर हैं और अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं वो 24,000 हैं। इसका मतलब अगर अमेरिका का मॉडल लागू होगा तो 11.25 लाख लोगों की ज़मीन पंजाब में से छीन ली जाएगी। जो छोटा और दरमियाना किसान है उसकी ज़मीन छीन कर ही बड़े फार्म बनेंगे। ये हमारे दो इतराज़ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी पंजाब में एक पेप्सी का एक प्रोजेक्ट लगा है, हमारी पेप्सी कोला का। उसने भी कांटेक्ट किया हमारे यहाँ संगरूर जिला में लगा हुआ पंजाब में वो प्रोजेक्ट। उसने आलू का कांटेक्ट किया, मिर्ची का कांटेक्ट किया, टमाटर का कांटेक्ट किया, 3 फसलों का उन्होंने कांटेक्ट किया। जब बेचने के लिए किसान आए तो उनका क्वालिटी नहीं बना, इस करके रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। मिर्च का भी यही हाल हुआ, टमाटर का भी यही हाल हुआ और आलू का भी यही हाल हुआ। जो हरजाना फिर मिला उसका? अगर कोई हरजाना नहीं, कोई हरजाना नहीं। कंट्रैक्ट फार्मिंग की जो कंट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनी है जो कंट्रैक्ट करती है, जब वो भाग जाती है तो उसके ऊपर लीगली कोई कार्रवाई करने का जो प्रोसेस था पहले का, कभी उसका किसी भी कहाँ जहाँ पर भी किसी ने किया, कोई ना लीगली कार्रवाई में किसी ने कुछ पूछा ना किसी ने कुछ दिया। इसलिए उनको कभी किसी की बात एक प्रोजेक्ट कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ कोई साधारण किसान जाकर फरियाद करे कि डीसी साहब ये पेप्सी कोला ने हमारी मिर्ची नहीं लिया, ये पेप्सी ने हमारा आलू नहीं लिया, तो क्या बोलेगा कि उनको बुलाएगा वो पेप्सी वालों को। पेप्सी वाले बोलेंगे भाई इसके पास हमने प्रोजेक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट तो किया था लेकिन क्वालिटी नहीं बना। तो एसडीएम बोलेगा भाई क्वालिटी नहीं बना तो कैसे ले लेगा ये पेप्सी वाला? क्वालिटी ना बढ़ने के कारण क्या है ये नहीं किसी ने पूछा। ना कंपनी ने पहले मिट्टी टेस्ट किया, ना पानी टेस्ट किया, ना बीज टेस्ट किया, ना वो कारण बताने वाले हैं। उसके बाद में एसडीएम उनके पक्ष का फैसला दे देता है, डीसी उनके पक्ष का फैसला देता है, कंपनी भाग जाती है। बताओ हम क्या करें? आप इन आवाजों को गौर से सुनिए और कानून के प्रावधानों को भी पढ़िए ताकि प्रोपेगेंडा के भ्रम का शिकार आप ना हो। कुछ सवालों पर स्पष्टता चाहिए, भले ही वो अभी ना उठाए जा रहे हों। जैसे भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को देती है, किसानों के लिए देती है क्योंकि वो खेती करते हैं। जैसे फसल बीमा है, उर्वरक पर सब्सिडी देती है। अब जब किसानों के साथ साथ कोई कंपनी भी खेती करेगी तो क्या उस कंपनी को इस सब्सिडी का हिस्सा मिलना चाहिए? यह एक सवाल उठ सकता है। क्या इसी बहाने सरकार कहीं सब्सिडियां वापस तो ना लेनी शुरू कर दे या कम करने लगे? यह भी पूछा जा सकता है। जवाब तो आ ही जाएगा अगर आना होगा तो। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के मंच और चंदे का लेखा जोखा रखने वाली ये मानसा की सुखविंदर कौर हैं। भारतीय किसान यूनियन की उपाध्यक्ष हैं। पंजाब हरियाणा से आए तमाम लोगों के चंदे ले रही हैं और उसे लिख रही हैं। मैम बहुत ज्यादा बिजी है मंच का संचालन में। ये सिर्फ पैसा भी जो है सारे लोग दे रहे हैं। फिलहाल इस आंदोलन को सबसे बड़ी 10 लाख रुपए की मदद पंजाब के डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन यानी डीटीएफ से मिली है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा से जुड़े 8,000 किसान अपनी गाड़ियों समेत रोहतक बहादुरगढ़ राजमार्ग पर बैठे हैं। यहाँ हमने किसान आंदोलन का बही खाता देखा।
ये भारतीय किसान यूनियन की एक जो जत्थेबंदी है उसका ये रिकॉर्ड है। इस तरीके की और भी तमाम सारे संगठन हैं और सबका हिसाब किताब यहाँ पे रहता है बाकायदा। तो ये कहना, अगर जो लोग कह रहे हैं उसको, उनके पीछे का सच जो है या कोई सबूत है उसको दिखाना चाहिए। बहरहाल हमारे पास भारतीय किसान यूनियन का ये बही खाता जरूर है और इसके जरिए पता लगता है कि आपस में ही फंडिंग करके इस आंदोलन को चला रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्रहा से जुड़े 1400 गांव हैं जो साल में 2 बार चंदा जुटाते हैं, एक गेहूं की फसल के बाद और फिर धान की फसल के बाद। यूनियन के उपाध्यक्ष झंडा सिंह बताते हैं कि पंजाब के गांव में हर 6 महीने में औसतन 2.5 लाख रुपए का चंदा उन्हें मिल जाता है। आप लोगों की फंडिंग पर बहुत सवाल उठते हैं कि खालिस्तान से, कनाडा से, कहां से फंडिंग आती है, उस पर आप लोगों का क्या स्पष्टीकरण है सर? जिथों तक खालिस्तान दे है कोई सानू दुखी भी साबित कर दे, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਬਣਾਂਗੇ। अच्छा, आपका कहना है कि सारे कहने दोस्त लाने तो जो कोई मर्जी ला दे, जो मर्जी कह दे, कोई खालिस्तान वाले किसी भी बंदे तो, किसी भी उन्होंने जथेबंदी तो हिंदुस्तान दे विचों, पंजाब दे विचों या विदेश दे विचों 1 भी रुपया कोई साबित कर दे, अच्छा ਅਸੀਂ जथेबंदी ਛੱਡ के घरे जा। लेकिन इन सब के बीच पंजाब हरियाणा से लगातार किसानों का जत्था आ रहा है। 2 महीने तक पंजाब में प्रदर्शन करने के बाद अब ये किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों के अलावा अब मजदूरों, कलाकारों और खिलाड़ियों से आर्थिक और सामाजिक मदद मिलने से आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हो चले हैं। टीकरी बॉर्डर से कैमरामैन सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस बात की जिसका इंतजार सभी को है। ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को लाइसेंस दे दिया है। यह इस वक्त की दुनिया की बड़ी खबरों में से एक है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वैक्सीन की खबर से कौन ज्यादा उत्साहित है? वो जो कई महीनों से मास्क पहन रहा है, हाथ साफ रख रहा है और 2 गज की दूरी भी बरत रहा है, या वो जो कुछ भी नहीं कर रहा है, रैलियां कर रहा है, रैलियों में जा रहा है, शादियों में जा रहा है? मुझे लगता है कि जो कुछ नहीं कर रहा है वही ज्यादा उत्साहित होंगे, क्योंकि एहतियात बरतने वालों को पता है कि वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाने की जरूरत है। खैर, तो इस बारे में वो खबर आ गई है जिसका इंतजार था। पश्चिमी देशों में इंग्लैंड पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोविड के वैक्सीन को लाइसेंस दे दिया है। अगले हफ्ते से सबसे ज्यादा रिस्क वाले लोगों को फाइजर की वैक्सीन दी जाने लगेगी। इंग्लैंड के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बहुत उत्साहित हैं कि उन्हें भी वैक्सीन मिल जाएगी। वैसे भारत में भी वैक्सीन के मामले में एक बड़ा बयान आ गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश के लिए नहीं है, सबको वैक्सीन नहीं मिलेगी। जबकि बिहार चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो हर बिहार वासी को कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। अब दिल्ली सरकार मांग कर रही है कि वैक्सीन सबके लिए होनी चाहिए। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। जब हर भारतवासी शिद्दत से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा है तो ऐसे में केंद्र सरकार का ये बयान चौंकाने वाला है कि वैक्सीन सबके लिए नहीं होगी। सबको नहीं मिलेगी तो गरीबों को तो देनी चाहिए, एटलीस्ट सबको देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी चीजें इंश्योर नहीं करा पा रहे हैं। ये लोग ये बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि कोविड आ रहा है, नहीं आ रहा है, लॉकडाउन इतने दिन का लगेगा, सब खत्म हो जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पहले वैक्सीन आ जाने दीजिए, फिर जाके तो सॉल्यूशन होगा। ये तो फिर गलत है सरकार की, ये एक बहुत बड़ी अनसक्सेसफुल बात है उनके लिए तो ये कि वो सबके लिए नहीं कर पा रही काम। सबको ही मिलेगी, मोदी जी जो है बहुत सही काम कर रहे हैं और सबको ही मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। रोज हम तो कहते हैं लोगों को उसी ढूंढती ना पड़े, वैसे सही हो जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव कहते हैं कि अगर आबादी के नाजुक हिस्से को वैक्सीन देकर वायरस ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने में कामयाब रहे तो शायद वैसे भी सारी आबादी को टीका लगवाने की जरूरत ना पड़े। The second issue is that
दूसरा मुद्दा यह है कि हमारा मकसद है कि हम वायरस की ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करें। तो अगर हम जनता के नाजुक हिस्से को वैक्सीन दे दें और वायरस के ट्रांसमिशन को ब्रेक कर दें, तो शायद हमें पूरे देश की जनता को वैक्सीन देने की जरूरत ना पड़े। Then we may not have to vaccinate the entire population. लेकिन सवाल यह है कि मार्च के महीने में जब गिनती के कोरोना मामले सामने आए थे, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और ज्यादातर लोग घरों के अंदर बंद थे, तब तो हम कोरोना वायरस ट्रांसमिशन की चेन तोड़ नहीं पाए। और अब जब पूरा देश खुला हुआ है, रोजाना हजारों की संख्या में नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, तो कैसे हम आबादी के एक हिस्से को वैक्सीन देकर कोरोना वायरस ट्रांसमिशन की चेन तोड़ देंगे? फिलहाल ये समझ से परे है। दिल्ली सरकार तो वैक्सीन मिलते ही 3-4 हफ्ते में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देने का वादा कर चुकी है, इसलिए केंद्र सरकार से सहमत नहीं। ये तो देखो केंद्र सरकार की नीति है, वही बता सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर वैक्सीन सफल होती है और दी जाती है, सबको देना चाहिए। जी, हम फिर से कह रहे हैं कि अगर दिल्ली को केंद्र सरकार देती है तो हम 3-4 हफ्ते में पूरी दिल्ली को लगा देंगे। क्या सरकार को अपनी ही मंत्री का वादा याद है जो उन्होंने बिहार चुनाव से पहले किया था? सरकार के प्रोत्साहन की वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। केंद्र सरकार फिलहाल अगस्त तक 25 से 30 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगाने की बात कर रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि जो लोग पहले ही संक्रमित हो चुके हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी या नहीं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।